हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल गोल्डन फ्यूचर क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लेकर के आए हैं आपके लिए उस बिंदु को जिसको आपका बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था। हमारे सभी विद्यार्थियों का मानना था, हमारे सभी हिंदी साथियों का मानना था कि सर संधि कब आएगी। तो विद्यार्थियों का कहना था कि सर इसमें से बहुत दिक्कत होती है, हिंदी में कुछ पढ़ने को मिले या ना मिले लेकिन संधि ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि संधि हिंदी का बहुत ही कठिन टॉपिक है। नहीं साथियों, आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हिंदी का टॉपिक संधि बहुत कठिन टॉपिक है, बिल्कुल भी नहीं। हम इसको बिल्कुल शुरुआत से लेकर के चलेंगे और मैं आशा दिलाता हूँ आपको कि संधि का टॉपिक पढ़ने के बाद में फिर आपका ये प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि संधि बहुत कठिन टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक संधि पर। संधि आप देख पा रहे होंगे कि दो तरीके से लिखा है। संधि दो तरीके से लिखा है, एक तो अनुस्वार के रूप में लिखा है और एक जो लिखा है उसमें आधा व्यंजन लगा है। एक अनुस्वार के रूप में लगा है, एक आधा व्यंजन है। अब प्रश्न उठता है कि सर सही कौन सा है। एक हमारे हिंदी विद्वान ने पूछा भी था कि सर ये संधि में ये सही है या ये सही है, दोनों में से कौन सा सही है। तो आइए बात करते हैं, दोनों में से पहला सही है या दूसरा सही है या फिर दोनों सही हैं। आज आपको इस बात की भी समस्या ख़त्म हो जाएगी कि दोनों में से सही क्या है। देखिएगा, हम आपको अभी आने वाले समय में व्यंजन संधि पढ़ाएंगे, जिसमें व्यंजन संधि का नियम कहता है जब माँ ध्वनि का मेल किसी भी वर्ण के साथ, किसी भी स्पर्श वर्गीय व्यंजन के साथ, स्पर्श वर्गीय व्यंजन है हमारे का से लेकर के माँ तक। कहाँ से कहाँ तक? का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ तक। जब माँ ध्वनि का मेल का से लेकर के माँ तक होता है तो इस माँ को हम दो रूपों में लिख सकते हैं। ये माँ दो रूपों में लिखा जा सकता है, एक हमारा अनुस्वार के रूप में और दूसरा माँ का मेल जिस वर्ण के साथ हो रहा हो उस वर्ण के पंचमाक्षर के रूप में। माँ का वर्ण का से लेकर के माँ तक जिस वर्ण के साथ हो रहा हो उसके पंचमाक्षर के रूप में। जैसे मान लें कि माँ का मेल अगर का से का के साथ हो रहा है तो का का पंचमाक्षर क्या होता है? का का पंचमाक्षर यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम कह दें कि माँ का मेल माँ वर्ण के साथ हो रहा है तो माँ का पंचमाक्षर क्या होता है? माँ का पंचमाक्षर माँ होता है। अगर हम कह दें कि माँ का मेल अगर धा के साथ हो रहा हो तो धा का पंचमाक्षर क्या होगा? धा का पंचमाक्षर ना होता है। ये इससे पता चलता है। तो आइए जानते हैं कि संधि में कौन सा संधि सही है। देखिएगा, हम बात करते हैं कि संधि का अगर हम शाब्दिक विच्छेद करें तो संधि दो शब्दों से मिलकर के बना है। संधि शब्द का अगर हम शाब्दिक विच्छेद करें, शाब्दिक विच्छेद, तो संधि दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्द कौन से? एक शब्द है हमारा सम प्लस धी, सम प्लस धी। अब इसमें हम देखेंगे संधि में आपको पता है संधि में मेल होता है दो वर्णों का। संधि में मेल किसका होता है? दो वर्णों का मेल होता है। हमें देखना है कि दो वर्ण हैं कौन कौन से। यहाँ पर हम सा को अलग कर सकते हैं, इस माँ को अलग कर सकते हैं, प्लस धा में से इस धा को अलग कर सकते हैं, निकलेगा धा प्लस ई। क्या निकलेगा? धा प्लस ई। मेल किसका किसके साथ हो रहा है? माँ का धा के साथ हो रहा है। माँ ध्वनि का मेल किसके साथ हो रहा है? धा ध्वनि के साथ हो रहा है। आपको पता है स्पर्श वर्गीय व्यंजन एक का वर्ग आता है, एक चा वर्ग आता है, एक टा वर्ग आता है, एक ता वर्ग आता है और एक पा वर्ग आता है।
का, चा, टा, ता, पा, ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। इनमें से धा हमारा किसका है? ता और था, इसके बाद में दा आता है, इसके बाद में धा आता है और इसके बाद में ना आता है, इसके बाद में ना आता है। ये ता वर्ण का है, ये ता वर्ग का है धा। देखिएगा, जब माँ ध्वनि का मेल का वर्ग से लेकर माँ तक निम्नलिखित इन वर्णों में से किसी एक वर्ण के साथ कराया जाता है तो माँ अपने 2 रूपों में बदल जाता है। एक तो बदल जाता है अनुस्वार के रूप में और एक बदल जाता है किसके रूप में? एक बदल जाता है अपने पंचमाक्षर के रूप में। किसके रूप में? पंचमाक्षर। सामने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में धा का पंचमाक्षर क्या है? धा का पंचमाक्षर है ना। धा का पंचमाक्षर क्या है? ना। ये माँ 2 वर्णों में बदल जाएगा, या तो अनुस्वार के रूप में या तो अपने पंचमाक्षर के रूप में। देखिएगा क्या सही होगा। इस सा को ऐसे लिखेंगे, माँ का परिवर्तन करके अनुस्वार बना देंगे तो अनुस्वार ऐसे आ जाएगा, ये धा आ जाएगा और इस धा पर किसकी मात्रा लगा देंगे? छोटी की मात्रा लगा देंगे, एक संधि शब्द मिल जाएगा। अगर इस ना को ऐसे लिखे रहने दें, माँ अपने हलंत रूप में था तो ना भी अपने हलंत रूप में आएगा। और हलंत रूप का मतलब होता है अर्धव्यंजन। व्यंजन है लेकिन कैसा है? आधा है। ये सा ऐसे आ जाएगा, ना आधा आ जाएगा, इसके बाद में धा है और धा पर छोटी की मात्रा है, ये संधि। अब आपका प्रश्न उठता है कि सर कौन से सही हैं? तो संधि के दोनों शब्द सही हैं। संधि के दोनों शब्द सही हैं। ये भी संधि सही है और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दोनों शब्द सही हैं। आइए बात करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं, संधि की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बात आती है कि संधि क्या है। सर शाब्दिक विच्छेद संधि का क्या होता है? सम प्लस थी। अगर हम बात करें इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। मेल या जोड़ किसका होता है? परस्पर 2 वर्णों का। किसका होता है? मेल या जोड़ किसका होता है? परस्पर 2 समीपवर्ती, परस्पर 2 समीपवर्ती वर्णों का। समीपवर्ती वर्णों का मेल किसका होता है? परस्पर 2 समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है। परस्पर 2 समीपवर्ती वर्ण। सर समीपवर्ती वर्ण होंगे कौन? संधि में एक हमारा एक प्रथम पद होगा, एक द्वितीय पद होगा। एक प्रथम पद होगा, एक द्वितीय पद। इन दोनों के मध्य क्या हो रहा होगा? इन दोनों के मध्य हो रहा होगा संधि। इन दोनों के मध्य हो रहा होगा मेल। इन दोनों के मध्य हो रहा होगा जोड़। इन दोनों का हो रहा होगा योग। योग भी कह सकते हैं। योग, मेल या जोड़। समझौता, राजीनामा। संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब मेल या जोड़ होता है, या कह सकते हैं समझौता होता है या राजीनामा होता है। देखिएगा, मेल या जोड़ होता किसका है? परस्पर 2 समीपवर्ती वर्णों का। इसमें ये हमारा प्रथम पद होता है, ये हमारा द्वितीय पद होता है। ये हमारा प्रथम पद होता है, ये हमारा द्वितीय पद होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण आपस में क्या करते हैं? आपस में मेल कर लेते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को संधि। संधि का मतलब हमेशा बदलना नहीं होता। संधि का मतलब हमेशा समझौता नहीं होता है। संधि का मतलब हमेशा मेल नहीं होता। अगर हमेशा मेल होता तो आप जानते हैं कि क्रिकेट से पहले सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अगर संधि का मतलब हमेशा मेल या समझौता होता तो दो विरोधी नहीं कह सकते हम उनको, जो भी विपक्षी होते हैं विपक्षी कह सकते हैं, किंतु क्योंकि खेल में चूँकि ये भावना विपक्षी की नहीं रखी जाती है, लेकिन खेल हमेशा 2 गुटों के बीच होता है। तो जिन 2 गुटों के बीच खेल हो रहा होगा वो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अगर संधि का मतलब हमेशा समझौता होता तो मैच शुरू होने से पहले निर्णय आ चुका होता। मैच शुरू होने से पहले क्या आ चुका होता? निर्णय। देखते हैं संधि में क्या होता है।
तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? योग, मेल या जोड़ किसका होता है? परस्पर दो समीपवर्ती वर्णों का। किसका होता है? परस्पर दो समीपवर्ती वर्णों का होता है। और समीपवर्ती वर्ण कौन होंगे? एक हमारा प्रथम पद होगा, एक हमारा द्वितीय पद होगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण मिलकर के क्या करते हैं? मेल करते हैं, संधि करते हैं। आइए बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर हिंदी में संधि की क्यों जरूरत पड़ी? अगर हिंदी में संधि की जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, तो आपको इसकी भी वजह बताए देते हैं। शब्द निर्माण, कोई भी शब्द बनाने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, ये दिक्कत थी। तो हिंदी में शब्द निर्माण के 4 तरीके हैं। शब्द को बनाने के लिए हिंदी के 4 तरीके हैं। संधि के योग से शब्द बनाए जा सकते हैं, समास के योग से शब्द बनाए जा सकते हैं, और उपसर्ग से शब्द बनाए जा सकते हैं, और किससे? और प्रत्यय से शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द के निर्माण के लिए, किसके लिए? शब्द के निर्माण के लिए आवश्यकता पड़ी संधि की, क्योंकि शब्द निर्माण के लिए कुछ नियम होते हैं, और वो नियम संधि का लगता है, या तो समास का लगता है, या तो उपसर्ग का लगता है, और या तो प्रत्यय का लगता है। देखिएगा, अब बात आती है कि सर संधि का विलोम क्या होता है? क्या होता है संधि का विलोम? संधि का विलोम, संधि का सर विलोम क्या होता है? हमारे बहुत से हिंदी विद्वान, हमारे बहुत से हिंदी विद्यार्थियों का मानना है कि सर संधि का विलोम विच्छेद, संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद होता है। हमारे बहुत से विद्यार्थी रट करके चले जाते हैं सर संधि का विलोम विच्छेद होता है, और बहुत से विद्यार्थियों का मानना है कि सर विच्छेद नहीं होता है, बहुत से विद्यार्थियों का मानना है विग्रह होता है। बहुत से विद्यार्थियों का मानना है कि विग्रह। आप बताएं साथियों, संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा या विच्छेद होगा? विग्रह होगा या विच्छेद होगा? अगर पहली बात तो दोनों कभी एक साथ एग्जाम में नहीं मिलेंगे, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। यदि आ जाते हैं तो क्या करोगे? यदि दोनों एक साथ आ जाएं तो आप किसका चयन करेंगे? विग्रह का। किसका चयन करेंगे? विग्रह का, क्योंकि संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह का। लेकिन हमारे बहुत से हिंदी विद्वानों को पता है संधि का विलोम विग्रह होता है, विग्रह रट के चले जाते हैं। एग्जाम में विग्रह नहीं, एग्जाम में विच्छेद पूछ लेता है, परीक्षा हाल में क्या पूछ लेता है? विच्छेद। तो संधि का विलोम विच्छेद तब होगा जब ऑप्शन में विग्रह ना दिया गया हो। यदि दोनों एक साथ आ जाएं तो हमेशा विग्रह का चयन करें, विच्छेद का चयन ना करें। तो संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम विग्रह होता है। आइए अब बात करते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार से पहले हम संधि की परिभाषा पर बात करते हैं। संधि क्या है, आइए परिभाषित करते हैं। संधि की परिभाषा से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी बताया कि संधि में क्या होता है? दो परस्पर या समीपवर्ती वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। दो परस्पर या समीपवर्ती वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। और मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, दो वर्ण मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण कर देते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि नए वर्ण का निर्माण एक शब्द के द्वारा हो जाता है, दूसरा बस योग कर लेता है। इसी को क्या कहा जाता है? संधि का। तो अगर हम संधि को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं दो समीपवर्ती या निकटवर्ती, दो समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले, दो समीपवर्ती वर्णों के योग से, दो समीपवर्ती वर्णों के जोड़ से होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात आती है कि सर संधि के प्रकार कितने हैं? संधि के प्रकार कितने हैं? आइए बात करते हैं संधि के प्रकार पर।
हमारे हिंदी विद्वानों का मानना है कि सर संधि के प्रकार 3 होते हैं। संधि के प्रकार 3 क्यों होते हैं, आइए हम डिटेल के साथ चर्चा करते हैं कि संधि के प्रकार 3 क्यों होते हैं। देखिएगा संधि के प्रकार 3 कैसे बने। आपको परिभाषा में एक शब्द मिलता है वर्ण। क्या शब्द मिलता है? वर्ण। वर्ण में जैसे ही वर्ण का नाम लिया जाता है, वर्ण में हमें क्या मिलता है? वर्ण में हमें स्वर मिलता है, वर्ण में हमें स्वर मिलता है और वर्ण में हमें क्या मिलता है? वर्ण में हमें व्यंजन मिलता है। व्यंजन। सर संधि क्या होती है? सर संधि का मतलब योग होता है, संधि का मतलब जोड़ होता है। किसका जोड़? कई बार स्वर का योग स्वर के साथ हो जाता है, स्वर का योग स्वर के साथ हो जाता है, स्वर का योग कई बार व्यंजन के साथ हो जाता है। स्वर का योग स्वर के साथ हो सकता है, स्वर का योग व्यंजन के साथ हो सकता है, व्यंजन का योग व्यंजन के साथ हो सकता है, और व्यंजन का योग किसके साथ हो सकता है? व्यंजन का योग स्वर के साथ हो सकता है। व्यंजन का योग स्वर के साथ। एक तो हम ये देख सकते हैं कि स्वर का योग किसके साथ हो सकता है, एक तो हम देख सकते हैं कि स्वर का योग किसके साथ हो सकता है? स्वर का योग स्वर के साथ हो सकता है। एक हम देख सकते हैं कि स्वर का योग किसके साथ हो सकता है? सर स्वर का योग व्यंजन के साथ हो सकता है। किसके साथ हो सकता है? व्यंजन के साथ। अब बात आती है कि सर व्यंजन का भी तो योग स्वर के साथ हो सकता है। जी जरूर हो सकता है, व्यंजन का योग स्वर के साथ हो सकता है। और इसी के साथ सर व्यंजन का योग व्यंजन के साथ भी तो हो सकता है। जी जरूर, व्यंजन का योग व्यंजन के साथ भी हो सकता है। व्यंजन का योग व्यंजन के, ये तो हो गए हमारे 4। इसके अलावा आपको पता है 2 अयोगवाह्य ध्वनियाँ भी होती हैं। क्या होती हैं? 2 अयोगवाह्य ध्वनियाँ होती हैं। अयोगवाह का मतलब क्या होता है? आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ कर के, और वाह का मतलब होता है वहन करने वाले। जो जुड़ कर के वहन नहीं होती हैं, जो ध्वनियाँ जुड़ कर के वहन नहीं होती हैं, जो ध्वनियाँ जुड़ कर के नहीं चलती हैं, किसके साथ? व्यंजन के साथ, उनको कहा जाता है अयोगवाह। इनकी संख्या 2 है। एक हमारा है अंग और एक हमारा है आहा। एक है हमारा अंग और एक है आहा। इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या 2 है। अयोगवाह में हमारा एक आता है विसर्ग। क्या आता है? विसर्ग। अब विसर्ग के साथ बात आती है। यहाँ पर हम देखते हैं इस विसर्ग का योग या तो स्वर के साथ होगा, और इस विसर्ग का योग या तो इस विसर्ग का योग किसके साथ होगा? इस विसर्ग का योग या तो व्यंजन के साथ होगा। इस विसर्ग का योग या तो स्वर के साथ होगा या तो व्यंजन के साथ। आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि स्वर का योग विसर्ग के साथ हो, स्वर का योग विसर्ग के साथ हो। नहीं, कदापि नहीं हो सकता। क्यों? ये अयोगवाह्य ध्वनियाँ कभी स्वतंत्र नहीं लिखी जा सकती। क्या कभी आपने देखा है यहाँ ये विसर्ग इस रूप में लगा? नहीं देखा होगा। विसर्ग आपको इस रूप में लगा हुआ नहीं मिलेगा। विसर्ग आपको लगा हुआ मिलता है वर्ण के पीछे। पहली बात तो ये वर्ण के पीछे लगता है, पहली बात। और दूसरी बात, इसका प्रयोग हमेशा स्वर के साथ होता है। आप तो कह रहे होंगे सर नहीं, माँ तो व्यंजन है। माँ व्यंजन नहीं है, व्यंजन में योग है स्वर का, व्यंजन में योग है स्वर का, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। माँ में हलंत लगा देंगे जब आप, तब आपको स्वर मिल जाएगा। और विसर्ग हमेशा जुड़ करके वहन होते हैं किसके साथ? स्वर के साथ। तो या तो विसर्ग का योग स्वर के साथ हो रहा होगा, और या तो विसर्ग का योग विसर्ग के साथ। आप देख सकते हैं इन दोनों में स्वर है। यहाँ से हमारी एक संधि बनी जिसको हम नाम देते हैं स्वर संधि। क्या देते हैं? स्वर संधि। आप देख सकते हैं इसमें कॉमन, इसमें इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है? इसमें भी देख रहे हैं आप व्यंजन है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं व्यंजन है। चलो इन 2 में तो स्वर है, लेकिन इसमें स्वर नहीं है, इसमें व्यंजन है। इन तीनों में योगदान किसका है? इन तीनों में योगदान है व्यंजन का। किसका योगदान है? व्यंजन व्यंजन व्यंजन। इससे जो हमारी संधि निकल के आई, उस संधि को नाम दिया गया व्यंजन। क्या नाम दिया गया? व्यंजन। आप इन दोनों में देख लें, इसमें भी आपको विसर्ग मिल जाएगा, इस व्यंजन में भी आपको विसर्ग मिल जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है विसर्ग। और यहाँ से संधि का जो प्रकार निकल के आया उसको हम जानते हैं विसर्ग संधि के नाम से।
किस नाम से जानते हैं? विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो ये साथियों हमारे 3 प्रकार बने, एक तो स्वर संधि, दूसरी विसर्ग संधि और दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार जो निकल के आता है वो कौन सा होता है? जो तीसरा प्रकार के निकल के आता है वो होता है साथियों विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के ये हमारे वो 3 प्रकार रहे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, और पहले टॉपिक पर, पहला टॉपिक हमारा क्या है? पहला टॉपिक हमारा है स्वर। आइए साथियों बात करते हैं, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है संधि। मेन टॉपिक क्या है? संधि। और संधि का पहला प्रकरण स्टार्ट हो चुका है जिसको हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। कौन सा टॉपिक? स्वर संधि का। आइए बात करते हैं अपने स्वर संधि पे। अब स्वर संधि क्या है? अभी हमने देखा कि स्वर और स्वर ध्वनि का जब मेल होता है, स्वर और स्वर ध्वनि का जब मेल होता है, इनके आपसी मेल से, इनके परस्पर मेल से जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को स्वर संधि कहते हैं। देखिएगा, परिभाषित करते हैं। परिभाषा क्या कहती है स्वर संधि की? जब स्वर ध्वनि का मेल, जब स्वर ध्वनि का मेल, स्वर ध्वनि का मेल, जब स्वर ध्वनि का मेल स्वर ध्वनि के साथ कराया जाता है, स्वर ध्वनि के स्वर ध्वनि का मेल स्वर ध्वनि के साथ कराया जाता है, के साथ कराया जाता है, तो जो विकार या परिवर्तन होता है, विकार या परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। ये तो हमारी हो गई परिभाषा। ये तो परिभाषा हो गई कि स्वर संधि क्या कहते हैं। जब स्वर ध्वनि का मेल स्वर ध्वनि के साथ कराते हैं तो जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए, अब बात आती है स्वर संधि के प्रकार कितने हैं। बात आती है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? स्वर संधि के प्रकार हैं साथियों 5। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5। कौन कौन से? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। एक तो हमारी आती है दीर्घ संधि। कौन सी आती है? एक तो आती है दीर्घ संधि। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा साथियों है, दूसरा है गुण संधि। कौन सा है? गुण संधि। दूसरा कौन सा है? गुण संधि। तीसरा कौन सा है साथियों? तीसरा हमारा आता है वृद्धि संधि का। कौन सा आता है? वृद्धि संधि। अगर साथियों हम चौथे बिंदु की बात करें, दीर्घ, गुण, वृद्धि के बाद में आती है यड़ संधि। कौन सी आती है? यड़ संधि। और अंतिम जो हमारा 5वां पॉइंट है संधि का, स्वर संधि का, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है, ये हमारी गुण स्वर संधि है, ये वृद्धि स्वर संधि है, और इस वृद्धि स्वर संधि के बाद में यड़ स्वर संधि है। और अगली 5वीं जो आती है वो हमारी आती है अयादि। कौन सी आती है? अयादि स्वर संधि। कौन सी है? अयादि स्वर संधि। ये हमारे साथियों 5 प्रकार हैं। अब ये 5 प्रकार क्यों बने, इन 5 प्रकारों पर हम डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। क्या होती है दीर्घ स्वर संधि, क्या होती है गुण स्वर संधि, और क्या होती है वृद्धि स्वर संधि, क्या होती है यड़ स्वर संधि, और क्या होती है अयादि स्वर संधि। क्या होती है अयादि? आपको पता है स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11। इन 11 स्वरों को जब 11 स्वरों के साथ मिलाया जाता है, इनका जब मेल होगा तो 121। कितनी बार होगा? 121 बार। कितनी बार मेल होगा? 121। जब 11 वर्णों को 11 वर्णों के साथ एक एक करके मिलाया जाएगा तो हमारा टोटल 21 बार मेल होगा। और 21 को हमने कितने भागों में बांट दिया? इन 21 को हमने
5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 5 भाग में। हमारे संधि के 5 प्रकार बने, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयाधि। देखिएगा, आइए बात करते हैं एक एक करके टॉपिक की बात करते हैं। एक एक करके टॉपिक की बात करते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकारों में से हम पहले प्रकार दीर्घ स्वर संधि। लेकिन दीर्घ स्वर संधि से पहले एक बार हम स्वरों की चर्चा कर लेते हैं। एक बार स्वरों की, कौन कौन से 11 स्वर हैं? एक तो हमारा आता है लघु आ, एक हमारा आता है दीर्घ आ, एक आता है हमारा लघु ई, एक आता है हमारा लघु ई, एक आता है हमारा दीर्घ ई, एक आता है हमारा लघु ऊ, एक आता है साथियों हमारा दीर्घ ऊ, इसके साथ आता है अगला हमारा ऋढ़। क्या आता है? ऋढ़। इसके बाद में आता है ए, फिर आता है ए, इसके बाद में आता है ओ, और अंतिम हमारा वर्ड आता है औ। स्वर में अंतिम वर्ड कौन सा आता है? औ। इन सभी 11, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, इन सभी 11 स्वरों के योग से ही संधि के कितने प्रकार बने? संधि के कितने प्रकार बने? 2 प्रकार से। पहली संधि आती है, पहली संधि का निर्माण देखिएगा कहाँ से होता है। संधि का देखिए, हम बात करते हैं अपने पहला टॉपिक पे, और पहला टॉपिक है हमारा दीर्घ संधि का। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। हमें जानना यह है कि दीर्घ संधि का निर्माण कैसे हुआ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर संधि को सजातीय स्वर संधि के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम है, इसको जानते हैं सजातीय स्वर संधि के नाम से। क्यों जानते हैं? अभी आप जान जाएंगे, अभी आपको पता चल जाएगा इसको सजातीय स्वर संधि क्यों कहा जाता है। दीर्घ स्वर संधि को सजातीय स्वर संधि क्यों कहा जाता है? देखिए, हमारे पास 11 वर्ड हैं, 11 वर्ड हैं जिनमें से ये एक प्रकार के वर्ड हैं, जिनमें से ये हमारे 2 एक प्रकार के वर्ड हैं, जिनमें से 2 ये एक प्रकार के वर्ड हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों वर्डों का उच्चारण स्थान कंठ है, इन दोनों वर्डों का उच्चारण स्थान तालु है, और इन दोनों वर्डों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और इस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, और इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान है इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। क्या है? कंठोष्ठ। देखिएगा, संधि के पहले प्रकार में आपको इतने वर्णों का योगदान मिलेगा। कितने वर्णों का? संधि के इन वर्णों का योगदान मिलेगा पहले नंबर की संधि में। पहले नंबर की जो संधि आपको देखने को मिलेगी वो इतने वर्णों के मध्य, और वो भी इसको सजातीय स्वर संधि कहते हैं। इसमें जो योग होगा वो समान जाति के वर्णों का। किसका योग होगा? समान जाति के वर्णों का। समान जाति कौन है? जो आ की जाति है वही दीर्घ आ की जाति है, जो लघु ई की जाति है वही दीर्घ ई की जाति है, जो लघु ऊ की जाति है यही दीर्घ ऊ की जाति है, जो ऋढ़ की जाति है ऋढ़ की वो एक ही जाति है। संधि देखने को किन वर्णों के बीच मिलेगी? इन दोनों को। देखिएगा, सजातीय स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? जब एक ही जाति के, जब समान जाति के स्वर वर्णों का मेल आपस में कराया जाता है, जब समान जाति के स्वर वर्णों का आपसी मेल कराते हैं, तो होने वाले परिवर्तन या विकार को क्या कहते हैं? इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि
क्या कहा जाता है इसको? इसको दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कब? जब समान जाति के स्वर वर्णों का आपसी मेल होता है तब। देखिएगा किन किन वर्णों का होता है। अगर हम बात करें पहले नंबर पे हमारे पास वर्ण है आ। यहाँ हमें देखने को मिलेगा छोटा आ का मेल छोटा आ के साथ। यहाँ हमें देखने को मिलेगा छोटा आ का मेल बड़े आ के साथ। यहाँ हमें देखने को मिलेगा बड़ा आ का मेल छोटे आ के साथ, बड़ा आ का मेल छोटा आ के साथ। यहाँ हमें देखने को मिलेगा बड़ा आ का मेल बड़े आ के साथ। इन सभी में निर्माण किसका होगा? इन सभी में जो निर्माण होगा वो हमेशा दीर्घ आ का होगा। किसका होगा? इन सभी में जो निर्माण होगा वो दीर्घ आ का। जब लघु आ और लघु आ मिलते हैं तब भी दीर्घ आ बनता है। जब आ और लघु और दीर्घ मिलते हैं तब भी दीर्घ बनता है। जब दीर्घ और लघु मिलते हैं तब भी दीर्घ बनता है। जब दीर्घ और दीर्घ मिलते हैं तब भी दीर्घ बनता है। यहाँ और सजातीय स्वर संधि में और क्या होगा? सजातीय स्वर संधि में और क्या होगा? इसी प्रकार छोटी ई का मेल, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो किसका उदाहरण होगा? जो हम पढ़ रहे हैं वो इस दीर्घ स्वर संधि का किसका होगा? वो इस दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। इसी प्रकार जब हम छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ कराते हैं, निर्माण किसका होता है? छोटी ई का। जब हम छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ कराते हैं, बड़ी ई के साथ, तब भी निर्माण किसका होता है? बड़ी ई का। छोटी ई का मेल छोटी ई के साथ कराते हैं, बड़ी ई बनती है। छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ कराते हैं, बड़ी ई बनती है। बड़ी ई का मेल छोटी ई के साथ कराते हैं तब भी बड़ी ई बनती है। और जब बड़ी ई का मेल बड़ी ई के साथ कराया जाता है तब भी क्या होती है? तब भी बड़ी ई बनती है। तब भी क्या बनती है? बड़ी ई। ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारी दीर्घ संधि के। यहाँ मेल किसके साथ हो रहा है? यहाँ छोटा आ का मेल बड़ा आ के साथ। इसका इससे मेल करा रहे हैं, इसका किससे मेल करा रहे हैं? इसका इससे मेल करा रहे हैं। इसका किससे मेल करा रहे हैं? इसका इससे मेल करा रहे हैं। और ज़रूरत पड़ने पर हम ऋण का भी ऋण से ही मेल कराएंगे। दीर्घ स्वर संधि में आपसी वर्णों का मेल होता है। छोटा आ का मेल किसके साथ होगा? छोटा आ का मेल बड़ा आ के साथ होगा। छोटी ई का मेल बड़ी ई के साथ होगा। छोटे ऊ का मेल बड़े ऊ के साथ होगा। और ऋण का मेल अगर जरूरत पड़ी तो किसके साथ होगा? ऋण का। निर्माण क्या होगा? छोटा जब छोटा के साथ मिलेगा तब बड़ा बनेगा। छोटा बड़ा के साथ मिलेगा बड़ा बनेगा। छोटा आ का मेल बड़ा आ का मेल छोटा आ के साथ होगा तब भी बड़ा बनेगा। बड़ा आ का मेल जब बड़े आ के साथ होता है तब भी बड़ा बनता है। निर्माण हमेशा किसका होता है? निर्माण हमेशा दीर्घ का। इसी प्रकार जब छोटे ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ कराएंगे तब भी बड़ा ऊ बनेगा। दीर्घ छोटा हो या बड़ा, चाहे छोटा पहले आए या बड़ा पहले आए, बड़ा पहले आए या छोटा पहले आए, लेकिन निर्माण किसका होगा? निर्माण हमेशा बड़े का होता है। इसी प्रकार जब छोटे ऊ के साथ बड़े ऊ का मेल कराएंगे तब भी बड़ा ऊ बनेगा। जब बड़े ऊ का मेल छोटे ऊ के साथ कराएंगे तब भी बड़ा ऊ बनेगा। और जब बड़े ऊ का मेल बड़े ऊ के साथ कराएंगे तब भी निर्माण किसका होगा? तब भी निर्माण बड़े ऊ का होता है। तब भी निर्माण किसका होता है? बड़े ऊ का होता है। इसी प्रकार अगर कभी ज़रूरत पड़ी जब ऋण का मेल ऋण के साथ कराएंगे, जब कभी ऋण का मेल ऋण के साथ कराएंगे तो निर्माण किसका होगा? ऋण का। सर इसमें दीर्घ क्यों नहीं बना? इसमें दीर्घ बनने के चांसेस नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी वर्णमाला में केवल और केवल लघु री होती है, इसमें दीर्घ री नहीं होती है। दीर्घ री हमें संस्कृत में देखने को मिलती है जिसका निर्माण कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारी संस्कृत की दीर्घ री है और ये हमारी हिंदी वर्णमाला की लघु री है। ये हमारी हिंदी वर्णमाला की लघु री है और ये हमारी संस्कृत की दीर्घ री है। संस्कृत में दीर्घ री होती है किंतु हिंदी वर्णमाला में सिर्फ और सिर्फ एक लघु री होती है। ये हमारा संधि का प्रथम प्रकार। आइए इसके प्रथम प्रकारों पर कुछ उदाहरण पर चर्चा करते हैं। देखिएगा
परिभाषा मिटाए देते हैं ताकि हम उदाहरण पर चर्चा कर सकें, ताकि हम डिटेल के साथ उदाहरण पर चर्चा कर सकें। देखिएगा उदाहरण जैसे हमारे पास है, जैसे हमने उदाहरण लिया देव धन आलय। उदाहरण क्या लिया? देव धन आलय। देख सकते हैं आप यहाँ पर देव, इसका अगर हम शाब्दिक विच्छेद करें, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? आ। पीछे क्या लिखा है? पीछे लिखा है आलय। मेल किसका होता है? परस्पर दो समीपवर्ती वर्णों का, परस्पर दो निकटवर्ती वर्णों का। छोटा और बड़ा आ मिलकर के क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। ये देव आपका ऐसे ही रहेगा। और आलय का आ तो निर्माण कर लिया, बचा क्या? लय। ये आ इस स्वर रहित वर्ण के साथ हो जाएगा। ये हमारा शब्द जो निर्मित होगा वो देवा, और पीछे क्या है? लय। क्या शब्द निर्माण होगा? देव प्लस आलय मिलकर के क्या शब्द बनता है? देवालय। क्या बनता है? देवालय। इसी प्रकार का हम उदाहरण पढ़ते हैं विद्याधन आलय। क्या उदाहरण पढ़ते हैं? विद्याधन आलय। शब्द क्या बनता है? शब्द हमारा बनता है विद्यालय। दीर्घ और दीर्घ दोनों मिलकर के दीर्घ का निर्माण करते हैं। उदाहरण क्या आता है? विद्यालय। जैसे उदाहरण हमारे पास आता है छात्र धन आवास। क्या आता है? छात्र धन आवास। उदाहरण हमारा हो जाता है छात्रावास। क्या बनता है? छात्र और आवास मिलकर के क्या बनाते हैं? छात्र और आवास मिलकर के छात्रावास बनाते हैं। देखिएगा अन्य उदाहरण पे बात करते हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया कवि धन ईश्वर। शब्द क्या लिया? कवि धन ईश्वर। शब्द क्या निर्माण होता है? शब्द निर्माण होता है कवीश्वर। क्या होता है? कवीश्वर। कैसे सर? यहाँ लघु री मिलेगी, यहाँ दीर्घ री मिलेगी। लघु और दीर्घ मिलकर के निर्माण किसका करेंगे? ये निर्माण करेंगे दीर्घ ई का। देखिएगा कुछ उदाहरण पे बात करते हैं। ऊ पे जैसे हमने लिखा लघु प्लस ऊर्मी। क्या लिखा? ऊर्मी। शब्द क्या निर्माण होगा? शब्द निर्माण होगा लघूर्मी। क्या होगा? लघूर्मी। शब्द निर्माण होगा लघूर्मी। जैसे और भी ऊ के उदाहरण पर बात करते हैं। और भी कुछ ऊ के उदाहरण पर बात करते हैं। जैसे शब्द हमारे पास आता है वधू धन उत्सव। क्या आता है? वधू धन उत्सव। शब्द निर्माण होता है वधूत्सव। क्या होता है? वधूत्सव। शब्द क्या होता है? वधूत्सव। वधू धन उत्सव क्या आता है? वधूत्सव। वधू धन उत्सव क्या आता है? वधूत्सव। जैसे शब्द आता है अधिधन इच्छड़। क्या आता है? अधिधन इच्छड़। शब्द आता है अधिक्षण। क्या आता है? अधिक्षण। किसका उदाहरण है? लघु ई और दीर्घ ई का। किसका उदाहरण है? किसका है? लघु ई और दीर्घ ई का। ये तो हो गए हमारे उदाहरण किसके? ये तो हो गए हमारे पहले संधि के प्रकार के, जिसका नाम था दीर्घ संधि। किसका नाम था? दीर्घ संधि। आइए साथियों, आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट अगले बिंदु पर। और अगला दीर्घ के बाद हमारी संधि है जिसका नाम है गुण स्वर संधि। क्या नाम है? गुण। क्या होता है सर गुण स्वर संधि में? क्या होता है गुण स्वर संधि में? देखिए गुण स्वर संधि में सर क्या होता है? गुण स्वर संधि गुण स्वर संधि में क्या होता है अभी मैं बता चुका हूं आपको। गुण स्वर संधि में भी आप इतने ही वर्णों का खेल देखेंगे, इन्हीं वर्णों का खेल। पहले इसका आपस में होता था, किंतु अब आपस में नहीं होगा। अब आपस में मेल नहीं कराएंगे। अब सजातीय स्वर संधि नहीं होगी। अब जो आपकी संधि होगी वो होगी विजातीय। कौन सी संधि होगी? विजातीय। देखिए साथियों क्या करेंगे, इस आ का मेल किसके साथ कराएंगे?
इस आ का मेल कराएंगे, इस आ का मेल इस ई के साथ कराएंगे, इस आ का मेल इस ऊ के साथ कराएंगे और इस आ का मेल किसके साथ कराएंगे, इस आ का मेल साथियों ऋण के साथ। किसके साथ कराएंगे, इस आ का मेल साथियों किसके साथ कराएंगे, ऋण का। इन दोनों का मेल इन दोनों के साथ, इन दोनों का मेल इन दोनों के साथ, इन दोनों का मेल इसके साथ कराएंगे। ये संधि का हमारा दूसरा प्रकरण बनेगा, ये स्वर संधि का हमारा दूसरा प्रकरण बनेगा जिसका नाम होगा गुण स्वर संधि। कौन सी होगी, गुण स्वर संधि। देखिएगा गुण स्वर संधि में मेल किसका होता है, गुण स्वर संधि जब हम छोटा आ या बड़ा आ का, जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल किसके साथ कराते हैं, छोटी ई या बड़ी ई के साथ कराते हैं। इसमें किसका मेल, छोटा आ या बड़ा आ का मेल किसके साथ होता है, छोटी या बड़ी ई के साथ होता है। और किसके साथ होता है, छोटा आ या बड़ा आ का मेल किसके साथ होता है, छोटा ऊ या बड़े ऊ के साथ होता है। किसके साथ होता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ। तीसरा, छोटा आ या बड़ा आ का मेल किसके साथ कराते हैं, छोटा आ या बड़ा आ का मेल किसके साथ कराते हैं, छोटा आ या बड़ा आ का मेल किसके साथ कराते हैं, ऋण के साथ। किसके साथ कराते हैं, ऋण के साथ। देखिए साथियों शब्द निर्माण क्या हो, वर्ण क्या, शब्द विकार क्या उत्पन्न होगा, किस नए वर्ण का निर्माण होगा, आ और ई। देखिएगा क्या बनेगा, आप आ और ई एक साथ लिखें, दोनों का उच्चारण करके देखें क्या निकलेगा, आई आई आई। शब्द क्या बनेगा, आई आई आई। यहाँ से जो निर्माण होगा वो ये इस शब्द का निर्माण होता है, ए का। क्या शब्द निर्मित होता है, ए। देखिए आ, जब आप आ का मेल, जब आप आ का मेल ऊ के साथ कराएंगे, आ का मेल ऊ के साथ, औ औ औ, शब्द क्या निकलेगा, औ औ औ निकलेगा। किंतु सिंगल मात्रा वाला बनेगा, एक मात्रा वाला, डबल मात्रा वाला नहीं बनेगा। क्या बनेगा, शब्द निर्माण जो होगा वो ओ। क्या निर्माण होगा, ओ। इसके बाद में अगला सर आता है आ और ऊ, छोटा और बड़ा आ का मेल जब हम ऋण के साथ कराते हैं तो शब्द क्या बनता है, शब्द साथियों बनता है अर। क्या बनता है, अर। शब्द क्या बनता है, अर। अगर हम परिभाषा देना चाहें, अगर हम परिभाषित करना चाहें किसकी, दूसरे नंबर की संधि जिसको हम जानते हैं गुण स्वर संधि। क्या जानते हैं, गुण स्वर संधि। नाम क्या है हमारा, नाम है हमारा गुण स्वर संधि। साथियों गुण स्वर संधि को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो क्या कहेंगे, देखिए ये हमारी कंठ ध्वनि है, ये हमारी क्या है, कंठ ध्वनि है। ये हमारी कंठ ध्वनि है, जिसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसका उच्चारण, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। क्या है, मूर्धा। जब कंठ ध्वनि का मेल तालु अथवा ओष्ठ अथवा मूर्धा अथवा मूर्धन्य, इसको क्या कहते हैं, इसको हम मूर्धन्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धन्य। जब कंठ ध्वनि का मेल तालु, ओष्ठ अथवा मूर्धन्य ध्वनि के साथ कराई जाती है तो होने वाले विकार या परिवर्तन को, कंठ ध्वनि का मेल तालु, ओष्ठ अथवा मूर्धन्य के साथ होने वाले विकार या परिवर्तन को गुण स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण स्वर संधि। कंठ ध्वनि का मेल, कंठ ध्वनि का मेल, कंठ ध्वनि का मेल, कंठ ध्वनि का मेल, कंठ ध्वनि का मेल तालु, कंठ ध्वनि का मेल तालु कामा ओष्ठ, तालु कामा ओष्ठ, तालु अथवा ओष्ठ अथवा मूर्धन्य, मूर्धन्य के साथ होने वाले, मूर्धन्य के साथ कराने पर, ऐसे लिख सकते हैं। कंठ ध्वनि का मेल तालु, ओष्ठ अथवा मूर्धन्य के साथ कराने पर होने वाले विकार या परिवर्तन, विकार को
विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन को गुण स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि। क्या कहते हैं? गुण स्वर संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि कहते हैं। ये तो हमारी गुण स्वर संधि की परिभाषा हो गई। आइए साथियों, आइए बात करते हैं गुण स्वर संधि के उदाहरण पर। किस पे बात करते हैं साथियों? बात करते हैं गुण स्वर संधि के उदाहरण पर। क्या होंगे गुण स्वर संधि के उदाहरण? देखिए जैसे हम लिखते हैं वधु, वधूधन उत्सव, तो हम देख चुके हैं दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। जैसे हमारे जहन में शब्द आते हैं, जैसे देव प्लस इंद्र। शब्द क्या आता है? देव प्लस इंद्र। देखेंगे आप इस देव का अगर आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ से आपको आ मिलेगा, पीछे इंद्र में आपको दा मिलेगा, और आका मेल जब ई के साथ होता है, आका मेल जब ई के साथ होता है, शब्द क्या निर्मित होता है? शब्द निर्मित होता है ए। क्या होता है? ए। यहाँ से जो शब्द बनेगा आपका, जो शब्द बनेगा वो होगा देवेंद्र। क्या होगा? शब्द जो बनेगा वो होगा देवेंद्र। शब्द क्या होगा? देवेंद्र। अन्य उदाहरण पे बात करते हैं। अन्य उदाहरण पे बात करते हैं। देखिए अन्य उदाहरण जैसे शब्द आता है पुरुष धन उत्तम। आप देख सकते हैं पुरुष, इस सा में अगर हम हलंत लगा देंगे तो छोटा निकल आएगा। क्या निकल आएगा? छोटा। उत्तम का ऊ ले लेंगे। आका मेल जब ऊ के साथ होता है तो शब्द क्या निर्माण होता है? शब्द बनता है ओ। उदाहरण हमारा पुरुष धन उत्तम मिलकर के क्या बनेगा? पुरुषोत्तम। क्या बनेगा? पुरुषोत्तम। क्या बनेगा? पुरुषोत्तम। शब्द आता है चंद्रधन उदय। शब्द क्या आता है? चंद्रधन उदय। निर्माण क्या होता है? शब्द निर्माण क्या होता है? चंद्रोदय। शब्द निर्माण क्या होता है? चंद्रोदय। अन्य देखिएगा, जैसे आते हैं अन्य भी कई उदाहरण हैं। जैसे शब्द आता है ज्ञान प्लस उपदेश। क्या आता है? ज्ञान प्लस उपदेश। उदाहरण है आ और ऊ का मेल होगा उपदेश। उदाहरण होगा ज्ञानोपदेश। शब्द क्या निर्माण होगा? शब्द निर्माण होगा ज्ञानोपदेश। शब्द क्या आएगा? ज्ञानोपदेश। देखिएगा, अब हम ऋण के भी एक आध उदाहरण देख लेते हैं। ऋण के भी एक आध उदाहरण देख लेते हैं। ऋण के भी जब कंठ ध्वनि का मेल ऋण के साथ कराएंगे, तो क्या शब्द निर्माण होंगे? जब कंठ। आइए अन्य भी बात करते हैं कई उदाहरण पर जिनका मेल कंठ ध्वनि का मेल मूर्धन्य ध्वनि के साथ हो। जैसे राजा प्लस ऋषि। देखें यहाँ से राजा से हम दीर्घ आ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? दीर्घ आ। मेल किसके साथ होगा? मेल होगा ऋण के साथ, और ये ऐसे रहेगा। आका मेल जब ऋण के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर। ये आ तो इसके साथ आ जाएगा, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित हो जाएगा राज, और ये रा अपने रेफ रूप में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? रेफ रूप में, और अपने से पीछे वाले वर्ण पर ये सी ऐसे रहेगा और इस पर रेफ रूप में चला जाएगा। शब्द क्या निर्माण होगा? राजर्षि। क्या होगा? राजर्षि। अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे देव प्लस ऋषि। क्या होगा? देव प्लस ऋषि। शब्द बनता है, शब्द क्या बनता है? देवर्षि। शब्द क्या बनता है? देवर्षि। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है,
अगर संधि का टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, मैं आपसे वादा करता हूँ आगे का पूरा टॉपिक स्वर संधि नहीं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आपको इतने अच्छे से समझ आएगी, शायद ऐसा आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संधि का टॉपिक एक बार पढ़ लेने के बाद में आपके जहन से फिर कभी नहीं उतरेगा। और अगर ये चीज़ें आपको समझ आती हैं तो हमारे उन सभी साथियों तक ये क्लास ज़रूर पहुँचाएँ जो अभी जिनके संधि समझ में नहीं आती है, जो संधि को समझने पर लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं संधि को पढ़ने पर कि हमारे समझ नहीं आता तो हम क्या करें। उन साथियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और बने रहिएगा हमारे साथ। इसी वीडियो के साथ लाने वाले हैं हम आपके लिए अगली क्लास। जय हिंद।